हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी 2018 में पूछे गए हैं। और ये हमारा रिवीजन सीरीज है। जैसे 2018 में जितने भी सवाल फिजिक्स के पूछे गए उन सभी सवालों को हम लेंगे, लेकिन हर एक वीडियो में मात्र 20-20 क्वेश्चन को लेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे, ताकि हमें आने वाले एग्जाम में फ़ायदा हो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर एसएससी का हो या रेलवे का हो, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यह सवाल पूछा गया ऑलरेडी। तो यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और रेलवे या एसएससी अपने सवालों को कई बार दोहराता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेकोमीटर वह उपकरण है। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है पहला तापक्रम, दूसरा प्रवाह, तीसरा दान और चौथा चाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है चाल को मापता है। टेकोमीटर चाल को मापता है। टेकोमीटर जो है ये गाड़ी की चाल को मापता है। यहाँ पे उसकी व्याख्या दिया हुआ है। टेकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ सैफिड रोटेशन नापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल में डैशबोर्ड में टेकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। टेकोमीटर यंत्र से वायुयानों या मोटर बोटों की गति मापी जाती है। तो ये व्याख्या था इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है? अगला सवाल है, एनोमीटर से एनोम एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पवन की दिशा, दूसरा है पवन का वेग, तीसरा है पवन की दाब प्रवणता और तीसरा ऑप्शन है पवन की गति एवं बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनोमोमीटर से हम पवन का वेग मापते हैं। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं। पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। और गाइस, ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2009 में पूछा गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उसका डिटेल एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है। कौन देता है? गति के प्रथम नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है? तो पहला ऑप्शन वेग, दूसरा ऑप्शन दूरी, तीसरा ऑप्शन त्वरण, चौथा ऑप्शन विश्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा, गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। जैसे गति का प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिली। दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इसको याद रख लेना। ये सारा ऑप्शन गलत है और इसे रेलवे ने भी गलत माना और सभी को इसका एक एक पॉइंट सभी को मिला है इस सवाल के लिए। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन वेग, दूसरा बल, तीसरा दाब और चौथा थ्रस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। बल को बोला जाता है द्रव्यमान और त्वरण। एफ बराबर एम ए। एम क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? त्वरण है। द्रव्यमान और ये त्वरण, ये दोनों का गुणनफल बल ही कहलाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ये कहलाता है संवेग। P इज इक्वल टू एम वी। ये द्रव्यमान और ये वेग, द्रव्यमान गुना वेग जो है ये संवेग कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दाब का एसआई यूनिट क्या है? दाब का एसआई यूनिट है पास्कल। पास्कल जो है दाब का एसआई यूनिट है, जबकि जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है और ये डाइन भी बल ही का मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस मात्रक है। तो इसे याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल बटा त्वरण क्या होता है? बल बटा त्वरण जो होता है ये होता है द्रव्यमान। जैसे F बराबर एम ए होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या किए? बल बटा त्वरण। F बटा ए को ले आए तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पे द्रव्यमान बच गया, तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2008 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं पूछा गया है, सारा पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में दर्शाने के लिए हम उसे कैसे लिखेंगे? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन है 72,000, उसके तीसरा ऑप्शन है 2.0, चौथा ऑप्शन है 2000। तो ये सवाल भी आ जाता है
जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है ना, कभी कभी ये मीटर प्रति सेकेंड में रहता है, उसको कहता है कि आप चेंज कीजिए। तो पहले तो आप देख लीजिए इस सवाल का सॉल्यूशन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम 5/18 के साथ गुना कर देंगे और हमारा राइट आंसर निकल जाएगा 5 चौके 20। ये हो गया पहला। और दूसरा हो गया, अगर मीटर प्रति सेकेंड से होगा, मीटर प्रति सेकेंड से हमें घंटा में चेंज करना, घंटा वाला में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 72 ही लेंगे। मान लेते हैं 72 मीटर प्रति सेकेंड है। नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा 72, यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे, उल्टा कर देंगे। नहीं, 5 चौके 20, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। देख लीजिए, पहले तो आप अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको छोटे 5/18 के साथ गुना करेंगे, जबकि अगर मीटर प्रति सेकंड से घंटा होना है तो उसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे देख लीजिएगा एक बार, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, 1-2 सवाल इस पे बनाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है कोणीय वेग, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है। हम जानते हैं कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। परिमाण और दिशा, परिमाण एंड दिशा दोनों चाहिए, जबकि अदिश के लिए हमें केवल क्या चाहिए, अदिश के लिए हमें केवल परिमाण चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, वही सवाल आ गया फिर से लगभग। तो अगले सवाल को देख लेते हैं। अदिश राशि कौन सी है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है बल आगुन, दूसरा उपरोक्त में से गाइस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो चुका है, लेकिन आप देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बल आगुन, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से बल आगुन तो आपका सदिश ही हो गया, ये तो सदिश ही हो गया, ये संवेग भी सदिश हो गया। ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, याद रख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा वह क्यों करता है। उसका जड़त्व कम करता है, दूसरा ऑप्शन है उसका संवेग बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन है उसका संवेग कम करता है, और उसे चौथा ऑप्शन है उसे भारी जड़त्व प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका संवेग बढ़ाता है। एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, दौड़ने से उसका वेग बढ़ता है, वेग बढ़ा तो भाई साहब उसका संवेग भी बढ़ गया, और संवेग बढ़ गया तो मतलब है कि वह ज़्यादा दूर तक कूदेगा। इसीलिए कोई भी एथलीट जो लंबी कूद करता है वो कूदने के दौरान दौड़ता है, पहले दूर से दौड़ता है ताकि उसका वेग बढ़े और उससे संवेग प्राप्त हो और वो ज़्यादा दूर तक भाग सके। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है अपना, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है तो देख लीजिएगा। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा पर ढलान जो है, रेखा पर ढलान ये त्वरण कहलाता है, ये त्वरण कहलाता है। ठीक है। वीटी ग्राफ ऐसे बनता है जिसपे एक्स, वीटी ग्राफ में जो है एक्स एक्सिस पे आप टाइम को रखते हैं, समय को रखते हैं इस पे, जबकि वेग को आप वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि वीटी ग्राफ में समय को किस रेखा पर रखा जाता है, तो एक्स रेखा पे, जबकि वेग को आप वाई एक्सिस पे रखते हैं। ये याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। पहला है ऊर्जा, दूसरा विस्थापन, तीसरा है कार्य, चौथा है गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा, कार्य और गति ये क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मतलब जूल होता है, ये पता ही है। कार्य भी जो एक तरीका का ऊर्जा ही है, उसका भी मात्रक जूल ही होता है, और गति का कोई मतलब गति मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल बोलते। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है अपना, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है तो आप देख सकते हो उसका। जी का मान, पहला ऑप्शन विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, दूसरा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, तीसरा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, और चौथा ऑप्शन नियत रहता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर घटता है। देखिए आप ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये नॉर्थ पोल हो गया आपका। जी का मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा बोल सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के सेंटर पे कितना होगा जी? भूमध्य रेखा के सेंटर पे ये 0 होगा, जबकि भूमध्य रेखा पे ये न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, जबकि ये ध्रुव का मैक्सिमम, दोनों ध्रुव पे मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो ये कम होते जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया इसका डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है जी का वैल्यू? जी का वैल्यू होता है 0, और पृथ्वी से मतलब ध्रुव पे मैक्सिमम, जबकि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। तो याद रख लीजिएगा, इतना सारा पॉइंट है इसमें, तो यही पूछता है सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि डैश की इकाई न्यूटन है। तो इसका तो ऑब्वियस आंसर आप सबको पता है। पहला ऑप्शन वजन और द्रव्यमान, दूसरा वजन और संवेग, तीसरा ऑप्शन वजन और त्वरण, और चौथा ऑप्शन है वजन और बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर हो जाएगा वजन और बल। वजन और बल का SI मात्रक न्यूटन है। आपको बल का तो पता ही है, और वजन भी एक तरीके का बल ही है, तो इसीलिए वजन और बल का मात्रक SI मात्रक न्यूटन है, याद रख लीजिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना यहाँ पे मंदन। मंदन क्या है? मंदन क्या है? पहला है अपरिवर्तनशील त्वरण, दूसरा है धनात्मक त्वरण, तीसरा है चर त्वरण, चौथा है ऋणात्मक त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण होता है मंदन। ये RRB ग्रुप डी 10 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो देखिएगा, इसको ध्यान से लगाइएगा, और इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे, तो कौन जाइएगा नहीं। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका वेग बढ़ता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वस्तु का वेग बल लगाने में घटता है तो ये ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल है जो कि इस 20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आज। 20 नंबर का यही क्वेश्चन है, ये 19 नंबर का था इससे पहले, तो इसको आराम से लगेगा, ये नंबरिकल है तो इसको आराम से लगाइए। पहला मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान आप 10 मीटर प्रति सेकंड ले सकते हैं। तो ये तो भाई साहब गति के तीनों नियम से संबंधित है, और ये आपको हम तीनों नियम लिखवा देते हैं। पहला क्या है? गति का पहला नियम V = U + AT। दूसरा है S = UT + ½ AT²। तीसरा है V² = U² + 2AH। ये है तीनों समीकरण, तो इसको याद रख लीजिए कि V = U + AT। दूसरा है, तो गाइस ये पहला कोई समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है गति का, ये तीसरा समीकरण। ये तीनों जो फार्मूला है इस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है, तो आप इस तीनों फार्मूला का रट लीजिए और इस पे सवाल बनाइए। चलते हैं इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को किस समीकरण पे बनाएंगे पहले ये सोचना होगा। तो पहले हमको दिया क्या क्या गया है उसको देख लेते हैं। पहले हमको प्रारंभिक वेग दिया गया है, U दिया है। तो U क्या है? U आपका दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड। A दिया है हमको, A या G आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। और ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो वहाँ पे तो इसका वेग 0 हो जाएगा, ठीक है गाइज। और उच्चतम बिंदु से आने के कारण यानी कि निगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, आप चलिए बनाते हैं।
यहाँ पे पहले समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू आपको 25 और यहाँ पे माइनस हो गया 10